दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस काले कानून की बात करेंगे जो सरकार जो है अपने तरीके से डिफाइन करती है और किसी पर भी उस लॉ को चार्ज कर दिया जाता है। और जिस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ वो है यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक एंटी टेररिस्ट एक्ट है। और इस टॉपिक पे आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक अभी डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है। बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जिस तरह इस कानून को मिसयूज कर रही है, अपने फायदे के लिए इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। और किस तरह ये यूएपीए कानून आज की बीजेपी गवर्नमेंट अपने तरीके से यूज कर रही है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है और ये लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। और यही चीज यूएपीए कानून में हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी आप सबसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें ताकि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो आप सबको समझ में आ सके। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस तरह 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था उसमें एक नया अमेंड किया गया, एक कम्युनिटी को छोड़ा जा रहा था जो कि है मुसलमान। जिसके बाद आप सब ने देखा होगा कि देश भर में सबसे पहले आसाम में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, जो कि काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ बहुत सारे वायलेंस भी देखने को मिले। उसके बाद लगातार देश भर में प्रोटेस्ट चलता रहा, चाहे वो प्रोटेस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या जामिया मिल्लिया का हो या शाहीन बाग का प्रोटेस्ट। लेकिन जो प्रोटेस्ट जो सबसे ज्यादा फोकस में रहा वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक इस प्रोटेस्ट का सेंटर बन गया, जो कि दुनिया भर के न्यूज में ये छाया रहा। और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बीजेपी की हुकूमत ने इस कदर हाथ पैर मारे कि बिना गलत सही को देखे हुए हर चीज को मलाइन किया गया, यानी कि हर चीज को मिक्स किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन भी था और इस वजह से ये टॉपिक और हाईलाइट हो रहा था। आप सब ने देखा होगा कि बीजेपी का रुख किस तरह से था, किस तरह बीजेपी लोगों के खिलाफ बोल रही थी और बीजेपी गवर्नमेंट मीडिया के साथ मिलकर लोगों को ही बदनाम करने में लगी थी। यानी कि उनके हिसाब से जो वो कह रहे हैं वो सही है, बाकी जो लोग समझ रहे हैं वो गलत है। इस प्रोटेस्ट को सरकार अपने कॉम्युनल एजेंडे के तरफ इसको यूज कर रही थी। मतलब ये हुआ कि वो जिस चीज को डिफाइन करके दे दे और जिस तरह से वो डिफाइन करे वो उसको सही माना जाएगा, चाहे वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हो या फिर सही हो। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था। सरकार का बस ये एजेंडा था किस तरह एनवायरनमेंट को कॉम्युनल बनाया जाए ताकि लोगों के बीच डिवाइड हो और फिर रूल किया जाए। और ये जितनी भी चीजें हो रही है, ये कानून का जो मिसयूज होता है, ये सिर्फ अभी की गवर्नमेंट में नहीं हो रही या ऐसा कुछ नया नहीं हो गया कि अभी इस मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से ये सब चीज हो रहा है, बल्कि ये इंदिरा गांधी के जमाने से ही होते हुए आ रहा है। जब इंदिरा गांधी 1967 में इस कानून को इंट्रोड्यूस किया था तब से ये चीजें चली आ रही है। और तमाम सरकारें, जो भी सरकारें हो या सेंट्रल में हो सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, सभी ने ऐसे कानून को अपने तरीके से यूज किया ताकि लोगों की आवाज को दबा दे और लोग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले, जो वो कर रहे हैं उनको करने दे। जबकि हम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। और सरकार जो है, कोई भी सरकार होती है तो वो अपने एजेंडे पे किसी कानून को नहीं बना सकती, और अगर बनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग उसके खिलाफ ना बोले, बेशक लोग उसके खिलाफ बोलेंगे। और यही वजह थी कि देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सबको सिटीजनशिप दिया जाएगा और फिर इसको एनआरसी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि एनआरसी का जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा वो तो आसाम में पड़ा और सबने देखा कि किस तरह वहां 19 लाख से ज्यादा लोगों को जो है एनआरसी से हटा दिया गया। तो इसका तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इसका मिसयूज हो रहा है। और उस प्रोटेस्ट को दबाने में, क्योंकि ज्यादातर मीडिया जो अभी भारत में है वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में बोलती है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट के पक्ष में बोलती है, जबकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और डेमोक्रेसी लोगों से होता है, और जब लोगों से होता है तो लोगों की बात सुनी जाती है, न कि रूलिंग पार्टी के दबाव में या उसके कहने पे कोई चीज किया जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहां बुलेट्स को फायर किया गया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास बुलेट फायर हुआ, शाहीन बाग में कुछ लोग भीड़ में घुसकर इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की, और हर तरफ जो सीए के सपोर्ट में थे वो इसके खिलाफ बोल रहे थे। और उल्टा ही दिल्ली इलेक्शन के बाद दिल्ली का दंगा हो गया, इसमें 50 से ज्यादा लोग जो ऑफिशियल हैं, बाकी अनऑफिशियल तो बहुत हैं, वो मारे गए, जो कि एक ऑर्गेनाइज जेनोसाइड था। इसको कोई नहीं नकार सकता, क्योंकि कोई भी जेनोसाइड होता है वो एक ऑर्गेनाइज होता है, प्रोग्राम है, वो कंस्पिरेसी की जाती है। दिल्ली दंगे के बाद ऐसा लगा कि ये जो प्रोटेस्ट है वो कमजोर होता गया। फिर इसके बाद कोरोना का दौर आ गया और इसमें सरकार को मौका मिल गया। सरकार ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और उस प्रोटेस्ट को वहां से हटवा दिया। जिसके बाद लॉकडाउन लगा तो तमाम लोगों को जो एंटी सीए में थे उन सभी की अरेस्टिंग होने लगी, जिसमें शर्जील इमाम को भी पहले अरेस्ट किया गया,
उमर खालिद को अरेस्ट किया गया, सफूरा जरगर को अरेस्ट किया गया, मिरान हैदर को अरेस्ट किया गया और भी बहुत सारे लोग जिनको अरेस्ट कर लिया गया। और ये कहा गया कि ये लोग जो थे वो दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व थे, उन्होंने दिल्ली का राइट्स करवाया। इनका लॉजिक देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं। जरा सोचिए कि कोई जो है खुद ही दंगा करेगा, खुद के ही लोग उसमें मारे जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? जबकि आपने देखा कि किन लोगों की मौतें हुई। ये दिल्ली का दंगा पूरा एंटी मुस्लिम था। किसने इसको भड़काया? आप देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस जो है अनुराग ठाकुर को आप सुनिए, कितनी वायलेंट स्पीच दी उन्होंने। कपिल मिश्रा को सुनिए, किस तरह वो खाली कराने और किस तरह से धमकी दे रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे लोगों को, मारने काटने पे वो थे। और किस कानून के तहत इन सभी को अरेस्ट किया गया? यही यूएपीए कानून के तहत इन सभी को अरेस्ट किया। लेकिन इसमें ये बात समझ में नहीं आती कि यूएपीए कानून का जो मेन ऑब्जेक्टिव था उससे हटकर सरकार इसको अपने तरीके से यूज कर रही है। जबकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जब इंडिया के इंटीग्रिटी पे कोई खतरा होगा तब इस कानून को, इस एंटी टेरर कानून को यूज किया जाता है। अब वो भी किसके परमिशन से? होम मिनिस्ट्री के परमिशन से ही होता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो। ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको मजाक बना दिया गया कि किसी पर भी कोई भी कानून उठा के लगा देते हैं, जबकि हकीकत में वो कानून नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, क्या वो इन सभी एक्टिविटीज में थे? क्या वो ऐसे लोग थे जो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे? अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाता कि वो इंडिया के खिलाफ है। मोदी गवर्नमेंट है या मोदी है तो वो इंडिया नहीं है ना, वो तो सरकार है, वो कभी जा सकती है। कोई जरूरी थे परमानेंटली है? वो परमानेंटली भी रहेगी तो वो सरकार ही रहेगी ना, वो देश तो नहीं हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरह इस कानून के खिलाफ जो फैसले दिए और जिन 3 लोगों को बेल दिया गया इसमें, जिसमें आसिफ तन्हा को बेल दिया गया, नताशा नरवाल है एक, उनको बेल दिया गया, एक दिव्यांगना है उनको बेल दिया गया। और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पे? कोर्ट ने कहा कि ये जो इन पे एक्ट लगाया गया तो इन सभी का गुनाह क्या है? इन सभी की ऐसी एक्टिविटीज नहीं है जो ये प्रूफ करता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज है। क्योंकि चक्का जाम करना या सरकार के खिलाफ करना या प्रोटेस्ट करना ये टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं है। वो सरकार को समझना पड़ेगा। चाहे सरकार का जो भी इंटेंशन रहा हो कि लोगों को परेशान करना है, वो अलग बात, लेकिन हकीकत इसकी यही है कि इस कानून को मिसयूज किया जा रहा है। और अगर इस कानून के खिलाफ कोई नया प्रोविजन नहीं बनता है तो लोगों को नुकसान होगा। क्योंकि इस कानून के तहत किसी को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है और बर्डन अब जो प्रूफ होगा इनोसेंट पे चला जाएगा। अब प्रूफ करते रहिए। और दूसरी बात, अगर किसी पर ये यूएपीए कानून लगता है तो उसकी जल्दी जमानत भी नहीं मिलती है, मुश्किल से मिल पाता है उसकी जमानत, क्योंकि एक बड़ा कानून है ये। तो इसीलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि वो आपका एजेंडा ठीक है, लेकिन आप हर चीज को अपने तरीके से डिफाइन कीजिए और फिर उस पर एक्ट कीजिए और लोगों को परेशान कीजिए, तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन लोग तो आपको विरोध करेंगे ही ना, क्योंकि ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। किसी के साथ आप ज्यादती नहीं कर सकते। लास्ट में बस इतना ही कि इस कानून के खिलाफ जल्द से जल्द कोई प्रोविजन बने ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो और लोग जो सालों तक इस कानून के वजह से जेलों में पड़े रहते हैं, बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट थे और उनकी लाइफ जो है वो चौपट हो जाती है। दोस्तों, आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।